हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्रिया यानी हमारे द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, कोई भी प्राणी है उस प्राणी के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो भी काम किया जा रहा है, वो काम ही क्या कहलाएगा? क्रिया। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना भी एक क्रिया है, लिख रहे हैं तो लिखना भी एक क्रिया है, खड़े हैं तो खड़ा होना भी एक क्रिया है, बैठे हैं बैठना भी एक क्रिया है, सुन रहे हैं सुनना भी एक क्रिया है, देखना भी एक क्रिया है। इस तरह जो भी कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या किसी प्राणी के द्वारा किया जाता है, उसको क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये है बात, ये दो सेंटेंस है। मैंने जो परिभाषा लिखी उसको पहले देखो। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, यानी कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वतः हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का कोई काम स्वतः हो रहा है उसका बोध होता है, वो भी तो क्रिया शब्द है। जैसे बिजली चमक रही है, अब ये काम स्वतः ही होता है। आकाश में जब बारिश होती है उस समय बिजली चमकती है, तो वो बिजली का चमकना स्वतः होता है, उसको कोई जाके वहाँ टॉर्च या बल्ब से बिजली नहीं दिखाता, तो ये अपने आप होता है, स्वतः होता है, इसलिए क्या है? क्रिया शब्द है, काम हो रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अब यहाँ पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मोहन के द्वारा। स्वतः नहीं पढ़ा जा रहा, काम को किया जा रहा है मोहन के द्वारा, पुस्तक को मोहन के द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसलिए काम क्या है? किया जा रहा है, करने का बोध करा रहा है। ये क्रिया शब्द करने का बोध कराते हैं, ये होंगे। तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी, ये इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए आपको।
यानी जिन शब्दों से किसी काम के होने का या किसी काम के करने का बोध होता है वो कहलाते हैं क्रिया शब्द। अब जो क्रिया है वो बहुत सारी है। अब इन बहुत सारी क्रियाओं को तीन आधारों पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जो भेद हैं वो तीन आधारों पर बांटे हैं। पहले आधार बनाया है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर। और तीसरी है हमारी काल के आधार पर। ये क्रियाओं के भेद माने गए हैं। तीन आधार बताए गए हैं, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब जो कर्म के आधार पर क्रिया है ये दो प्रकार की होती है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। इसमें लगभग 8 भेद माने जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, इस तरह इसमें माने जाते हैं। काल के आधार पर भी तीन होते हैं, तीन काल माने गए हैं, तो उन तीन कालों के आधार पर क्रिया के भी तीन भेद मान लिए गए हैं। वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो आज हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। इनको जब हम पढ़ेंगे तब इनको मैं भी लिखाऊंगा कि इनके कौन कौन से भेद होते हैं। पहले आज हम सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया के हमें लिखने हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पहली है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये दो भेद हो गए। अब नंबर 1 आती है सकर्मक क्रिया। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है स का हमारा उपसर्ग है क, तो स प्लस कर्म, स प्लस कर्म, ए प्लस कर्म, स यानी साथ, स उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है कर्म से आगे, तो स का मतलब साथ। यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता है वो सकर्मक कहलाती है, और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म, जिसके साथ कर्म नहीं आता है, कर्म के बिना आएगी, बिना कर्म के जो क्रिया आती है वो अकर्मक कहलाती है। कर्म के साथ जो क्रिया आती है वो सकर्मक कहलाती है। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसको परिभाषा के रूप में अलग तरह से लिखेंगे। परिभाषा लिखवा देता हूँ इनकी। सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस
क्रिया का प्रभाव, वाक्य में जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब है, अर्थात जब वाक्य में क्रिया, अर्थात जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ क्या आएगा? कर्म आएगा। क्रिया के साथ कर्म आएगा, तब वह क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। यानी क्रिया के साथ क्या जुड़ गया? कर्म जुड़ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब राम और वह, ये जो क्रिया शब्द हैं, इनको करने वाले हैं। पढ़ना, खेलना, लिखना, सुनना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, देखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो पढ़ना, खेलना, ये दोनों क्रिया हैं। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। खेलने का काम कर रहा है वह। तो ये क्या हो गए? हमारे क्रिया को करने वाले। और जो काम को करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। या ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। अब ये जो बीच में बचे हैं, पुस्तक क्या पढ़ रहा है, पुस्तक क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो ये जो दो शब्द हैं, पुस्तक और क्रिकेट, ये हो गए हमारे कर्म। ये क्या हो गए भैया? कर्म हो गए। ठीक है। अब ये जो सकर्मक क्रिया है, ये जो सकर्मक क्रिया है, ये इसके भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, और वो दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक। लिख लेते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की
होती है। नंबर 1 एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ये हो गई दो, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ एक कर्म आता है उसे कहते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म आते हैं उसे कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये हमारे दो भेद हो गए। ये क्या हो गए हमारे दो भेद क्रिया के। अब आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। नंबर 1 पढ़ते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया। फर्स्ट है हमारी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह लिख सकते हैं हम। वाक्य में जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होगा तो उसे कहेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल जैसे सुनीता पतंग उड़ा रही है। नौकर कपड़े धो रहा है। नौकर कपड़े धो रहा है। अमर फल काट रहा है। वे सभी पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे।
कितने भी लिख सकते हैं भाई, सेंटेंस तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो सेंटेंस कैसे होनी चाहिए, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्रिया के साथ क्या आए, कर्म आए, क्रिया के साथ कर्म आए, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि बीच में जो शब्द आया है, कर्म जो आया है उस पर पड़ना चाहिए। जैसे उड़ाने का काम कौन कर रही है, सुनीता। कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है, नौकर। काटने का काम कौन कर रहा है, अमर। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वे सभी। तो सुनीता, नौकर, अमर, वे सभी, ये तो कार्य को करने वाले हो गए, अर्थात ये तो क्या हो गए, सब्जेक्ट, कर्ता हो गए, ये तो हो गए कर्ता। और क्या कर रहे हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं, उड़ाने का, धोने का, काटने का, पढ़ने का, तो ये हो गए क्रिया, ये शब्द क्या हो गए, क्रिया। अब कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा है, कौन सी क्या क्रिया की जा रही है, कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, वे क्रिया, कौन सी क्रिया की जा रही है, पतंग, कपड़े उड़ाने का काम, क्या क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो क्रिया उड़ाने की हो रही है, और क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है। क्या काट रहा है, फल काट रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कर्म, पतंग, कपड़े, फल, पुस्तक। पतंग, कपड़े, फल, पुस्तक, ये क्या है, हमारे कर्म हैं, ये क्या है, कर्म। अब इन सभी वाक्यों में एक एक कर्म आ रहा है, कर्ता और क्रिया के साथ एक ही कर्म आया है, कर्ता और क्रिया के साथ एक ही कर्म आया है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं तो हैं, लेकिन सकर्मक क्रियाओं में भी कौन सी क्रिया कहलाएंगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी कहलाएंगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। सेकंड जो भेद होगा सकर्मक क्रिया का वो होगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया ये है। अब जैसे द्वि, संस्कृत में आप पढ़ते हो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन का मतलब एक का बोध कराए, द्विवचन यानी दो का बोध कराए, बहुवचन यानी दो से अधिक का कराए। तो उसी तरह ये भी है, द्वि का अर्थ होता है दो, यानी दो कर्म जब साथ आएंगे, क्रिया के साथ दो कर्म आएंगे, तो वह क्रिया हो जाएगी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ दो कर्म आएंगे तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे पहले परिभाषा लिखते हैं फिर इसके एग्जाम्पल। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोनू ने भिखारी को पैसे दिए। नौकर ने मालिक को पानी पिलाया। मंत्री ने मरीजों को फल बांटे। शिक्षक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। ये सेंटेंस है। मोनू ने भिखारी को पैसे दिए, नौकर ने मालिक को पानी पिलाया, मंत्री ने मरीजों को फल बांटे, शिक्षक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ काम हो रहा है देने का, यहाँ काम हो रहा है पिलाने का, यहाँ काम हो रहा है बांटने का, यहाँ काम हो रहा है पढ़ाने का। तो जो शब्द काम को करने का बोध कराएंगे, जिनसे पता चलेगा काम हुआ है, वो तो हो गई क्रिया। अब इन कामों को करने वाला कौन है? इधर मोनू है, नौकर है, मंत्री है और शिक्षक है। ये हो गए कर्ता। ये क्या हो गए? कर्ता। अब इनके अलावा जो भिखारी पैसे मालिक पानी, मरीज फल, छात्रों और पुस्तक, ये क्या है? कर्म। अब देखो प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में दो कर्म आए हैं। सभी वाक्यों में दो दो कर्म आ रहे हैं। भिखारी पैसे, मालिक पानी, मरीज फल, छात्र और पुस्तक, ये सभी कर्म हैं। अब क्रिया के साथ दो कर्म आ रहे हैं। प्रत्येक सेंटेंस में क्रिया के साथ दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। लेकिन एक बात देखो, इन सभी में जो पहला कर्म है वो क्या है? सजीव। पहला कर्म क्या है? सजीव। दूसरा कर्म क्या है? निर्जीव है, लिविंग नॉन लिविंग वाला। पहले कर्म के साथ क्या जुड़ रहा है? कारक चिन्ह जुड़ रहा है, परसर्ग जुड़ रहा है। और जो सजीव कर्म है वो कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और निर्जीव कर्म क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये बातें हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि क्रिया के साथ एक कर्म आया है या दो कर्म आए हैं या कर्म ही नहीं आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्म आए भी नहीं, ठीक है। तो अब हम, ये हमारी सकर्मक क्रिया थी, दो प्रकार के थे। एक कर्म आया है क्रिया के साथ एक कर्मक, और दो कर्म आए हैं तो द्विकर्मक। अब इस बात का पता कैसे लगाएं कि वाक्य में जो
सेंटेंस है, हमारे सामने जो सेंटेंस आया है वह सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का। इस बात का कैसे पता लगाएं, तो सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, इस बात को लिखो, नोट लगा के लिखते हैं। पहचान कैसे की जाएगी, पहचान करने का तरीका। वाक्य में निर्जीव कर्म के लिए वाक्य में निर्जीव कर्म के लिए क्या और सजीव कर्म के लिए किसको शब्द से प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। ये है इसका पहचान करने। वाक्य में निर्जीव कर्म के लिए तो क्या और सजीव कर्म के लिए किसको, इन दो शब्दों से क्या और किसको, इन दो शब्दों से क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। क्रिया के साथ इन दो शब्दों को लगाकर प्रश्न बनाएंगे और उत्तर में जो मिलेगा, हमें उत्तर जो मिलेगा वह होगा कर्म। इन दो शब्दों का जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा कर्म। बना के देखते हैं। मोनू ने भिखारी को क्या दिए, अब पैसे निर्जीव है तो कौन सा शब्द लगाएंगे, क्या। मोनू ने भिखारी को क्या दिए, आंसर मिला हमें पैसे दिए, तो पैसे क्या हो गया, कर्म हो गया। मोनू ने किसको पैसे दिए, सजीव कर्म है, भिखारी सजीव होता है, तो किसको किसको पैसे दिए, आंसर मिलेगा हमें भिखारी को, तो ये भी कर्म हो गया। नौकर ने किसको पानी पिलाया, मालिक को। नौकर ने मालिक को क्या पिलाया, पानी पिलाया, पानी आंसर आया। मंत्री ने किसको फल बांटे, आंसर मिलेगा मरीजों को। मंत्री ने मरीजों को क्या बांटे, आंसर मिलेगा फल बांटे। शिक्षक किसको पुस्तक पढ़ा रहे हैं, आंसर आएगा छात्रों को। शिक्षक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो आंसर मिला हमें पुस्तक। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव कर्म के लिए ये दो शब्दों को लगाकर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो आंसर के रूप में हमें मिलेगा कर्म। आंसर के रूप में क्या मिलेगा, कर्म। लेकिन कभी कभी इनके आंसर हमें कर्ता के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जब मैं अकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रिया और कर्ता का ध्यान रखना है कि इन आंसरों का, इन प्रश्नों का उत्तर कहीं हमें कर्ता तो प्राप्त नहीं हो रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें कर्ता नहीं प्राप्त होना चाहिए। कर्ता हो गया तो फिर वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और इस बात को हम जानते हैं कि कर्ता क्या होता है। ठीक है, अगली है हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो डेफिनेशन, वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव
वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में जब क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होती है, बिना कर्म के प्रयुक्त होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मोहन दिल्ली जा रहा है। अनीता बैठी है। वह सो रहा है। अब देखो, इनमें सेंटेंसों में कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रिया हैं। इनमें कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया सकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसको। अब प्रश्न बनाते हैं उन शब्दों से। आकाश में क्या उड़ रहे हैं, प्रश्न तो बन गया। आकाश में क्या उड़ रहे हैं। अब हमने इसके स्थान पर हमने क्रिया के साथ जोड़ा क्या, तो बन गया प्रश्न। आकाश में क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। आंसर भी मिला पक्षी। लेकिन ये पक्षी जो है ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, क्योंकि उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है। उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। इसलिए पक्षी क्या हो गया, कर्ता, न कि कर्म। कर्म नहीं है, ये कर्ता है। ठीक है। मोहन दिल्ली जा रहा है। मोहन क्या जा रहा है, नहीं बना। मोहन किसको जा रहा है, नहीं बना। मोहन कहाँ जा रहा है, ऐसे बना। स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है। अनीता बैठी है, ये तो कर्ता और क्रिया। वह सो रहा है, कर्ता और क्रिया, स्वतः ही अकर्मक हो गई। इसमें तो आए ही नहीं कोई और शब्द। तो ठीक है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो होंगी अकर्मक क्रिया। यानी जब क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और कर्म की पहचान करने के लिए मैंने जो दो शब्द बताए हैं, क्या और किसको। यदि कर्म निर्जीव है तो क्या से प्रश्न बनाएंगे, और कर्म सजीव है तो किसको शब्द से प्रश्न बनाएंगे। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही अकर्मक होती हैं।
और इन क्रियाओं में अधिकतर वे आती हैं जो अपने आप स्वतः जो क्रिया हो जाती हैं वो क्रियाएं अकर्मक होती हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं के उदाहरण मैं लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। जैसे ये शब्द आ गए तो वो वैसे ही अकर्मक क्रिया होंगी। कुछ अकर्मक क्रिया शब्द, जैसे रोना, हंसना, रोना, हंसना, आना जाना, रोना, हंसना, आना जाना, भागना, तैरना, बैठना, रूठना, लेटना आदि। ये जो क्रियाएं हैं ये हमेशा अकर्मक होती हैं। ये क्रिया हमेशा अकर्मक होती हैं। रोना, हंसना, आना जाना, भागना, तैरना, चिल्लाना, सोना, बैठना, रूठना, लेटना, ये जो क्रियाएं हैं ये हमेशा अकर्मक ही रहती हैं। इनको कैसे भी सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो ये क्रिया हमेशा अकर्मक ही रहेंगी। ठीक है, तो ये आज हमने दो भेद पढ़े क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्लास में जो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप क्यूरी वाले क्वेश्चन या ऑप्शन पर या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेने। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, आना चाहिए समझ में। और ये जो क्लासेस जा रही हैं होमवर्क करते रहना है, बार बार कहते हैं हम, हर क्लास में कहते हैं अच्छे से होमवर्क करना है, साफ साफ करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और जो क्रिया के भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।